नमस्कार। आज की इस वर्चुअल क्लास के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे आज के अध्ययन का विषय है महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीति काव्य आंसू की व्याख्या का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम सब समझ सकेंगे आंसू काव्य के सारांश को, आंसू काव्य के प्रारंभिक छंदों की व्याख्या को, जिसके अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद की भावों का अवलोकन कर सकेंगे और उस व्याख्या और अवलोकन के साथ हम उसके काव्य वैशिष्ट्य को भी समझ सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंसू कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक स्मृतिजन्य विरह काव्य है। एक ऐसा विरह काव्य जिसमें कवि के अतीत जीवन की सुखद स्मृतियां ही बसी हुई हैं। कवि का अतीत सुखों से भरा हुआ था, मधुर स्मृतियों से भरा हुआ था। कवि का अतीत जहां कवि की युवावस्था में कवि का प्रिय, कवि का प्रियतम, कवि की प्रेयसी कवि के निकट थी, जिस कारण कवि का वह अतीत अपने प्रीतम के साथ बिताए मधुर स्मृतियों से संयुक्त था। लेकिन अब कवि के जीवन में उसका वह प्रिय नहीं है। उस प्रिय के स्थान पर यदि शेष हैं तो केवल उसके साथ बिताई वो मधुर स्मृतियाँ जो कि एक अतीत का हिस्सा थीं, वो मधुर स्मृतियाँ जो कवि के जीवन में आकर कवि के वर्तमान जीवन को प्रभावित करती हैं। कवि का वर्तमान जीवन अभावों से भरा हुआ है, क्योंकि अब कवि का प्रिय उसके साथ में नहीं है। एक दिन सहसा कवि के मस्तिष्क में, उसके हृदय में उसके प्रिय की स्मृति, उसके साथ बिताए समस्त मधुर पल उसकी स्मृति को तरोताज़ा कर देते हैं और उस स्मृति के आते ही कवि का हृदय अपने प्रिय की याद में आकुल हो उठता है, व्याकुल हो उठता है। विरह, वेदना, पीड़ा, कष्ट, निराशा के अथाह सागर से भर जाता है। किंतु इसके बावजूद कवि अपने प्रिय की स्मृतियों को आधार बनाकर, वह स्मृतियाँ कैसी हैं, यद्यपि कवि को नितांत पीड़ा से भर रही हैं, नितांत दुख से भर रही हैं, निरंतर अपने प्रिय की स्मृति के कारण कवि की आँखों से निरंतर अश्रुजल वर्षा हो रही है, लेकिन वह अश्रुजल वर्षा भी, वह विरह भावना भी कैसी है, कवि को सुखदायक प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि वह पीड़ा, वह स्मृति किसकी है? कवि के प्रिय की है, जिस कारण कवि उससे निराश नहीं होता है। निरंतर वह दुखी रहता है, विगलित रहता है और शनै शनै कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कवि की वह वेदना, कवि की वह पीड़ा, कवि का वह कष्ट मात्र कवि का नहीं है, बल्कि उसको ऐसा लगता है प्रसाद जी को कि जैसे यह संपूर्ण संसार ही कवि के दुख से दुखी हो रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि इस संपूर्ण संसार में कहीं पे भी शांति नहीं है, कहीं पे भी सुख नहीं है, कहीं पे भी प्रसन्नता नहीं है, जिस कारण कवि का संपूर्ण ध्यान, कवि की संपूर्ण सहानुभूति पूरे विश्व के साथ में जुड़ जाती है और कवि को ऐसा लगता है कि यदि मेरी आँखों से निरंतर यह जो अश्रु वर्षा हो रही है, यदि इससे इस संपूर्ण विश्व की क्लांति, उसकी पीड़ा, उसका दुख का शमन हो सकता है, उसका दुख दूर हो सकता है, तो फिर कवि निरंतर अपनी आँखों से अश्रुजल वर्षा करते रहना चाहता है, जिससे कि यह वसुंधरा नित हरी भरी रहे और संपूर्ण विश्व मंगल से भर उठे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कवि अपने प्रेमी से दूर है, अर्थात कवि एक असफल प्रेमी की श्रेणी में है। तो यहाँ पे कवि ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, एक असफल प्रेमी होने के बावजूद भी उसे निराशा के गर्त में डूबा हुआ नहीं दिखाया, बल्कि उसके अंदर की वही वेदना, वही निराशा, वही पीड़ा, वही कष्ट अंत में जाके विश्व कल्याण की भावना में परिणित हो जाती है
और कवि पूरे विश्व की मंगल कामना से भर उठता है। यही छायावादी कवियों का अपना वैशिष्ट्य है, जहाँ पे वो अपने दुख की अनुभूति, अपने दुख की परिणति अंततः विश्व कल्याण की भावना में समाहित कर देते हैं। और यही आंसू काव्य का भी वैशिष्ट्य है कि जहाँ पे कवि के अंतर्मन की पीड़ा, अंतर्मन की उसकी व्यक्तिगत वेदना की परिणति अंततः कहाँ जाके होती है, विश्व कल्याण की भावना में निहित होती है। तो इस प्रकार आंसू एक उदात्त भाव को प्रकट करने वाला काव्य है। यद्यपि यह व्यक्तिगत विरह काव्य है, जिसकी परिणति अंततः विश्व कल्याण की भावना में निहित हुई है। ये था आंसू का संक्षिप्त सारांश। अब हम आंसू काव्य की व्याख्या को देखते हैं। आंसू काव्य का प्रारंभ, जो इसका प्रारंभिक छंद है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम तरसती। कवि जयशंकर प्रसाद अपने आंसू काव्य का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, कवि के हृदय में उसके प्रिय की स्मृतियां हैं। वह प्रिय जो अब कवि के जीवन में नहीं है, वह प्रिय जो सदा सदा के लिए कवि के जीवन से दूर हो चुका है और उसके आने की अब कोई भी संभावना शेष नहीं है, जिस कारण कवि के पास यदि कुछ शेष है तो केवल और केवल अपने प्रीतम की स्मृतियाँ, उसकी मधुर यादें ही शेष हैं। एक दिन सहसा कवि के हृदय में अपने प्रिय की स्मृति जागृत हो जाती है और अपने प्रिय की स्मृति जागृत होते ही कवि का जो संपूर्ण हृदय है, गहन निराशा, गहन दुख, गहन वेदना, पीड़ा, कष्ट से भर उठता है। और उस कष्ट और पीड़ा की स्थिति में कवि कह उठता है क्या, कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम करसती। करुणा, सबसे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। करुणा से अभिप्राय दया, कलित का मतलब पूर्ण, विकल व्याकुल कर देने वाली, वेदना निरंतर दुख की परिणति। कवि कहता है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, अर्थात स्टॉप कीजिए, अपने प्रिय की स्मृतियों जनित वेदना के कारण कवि स्वयं से प्रश्न कर उठता है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, अर्थात इस दया और करुणा से भरे हुए हृदय के अंदर अब यह विरह वेदना की रागिनी, यह गीत निरंतर क्यों गुंजायमान हो रहा है, निरंतर क्यों बज रहा है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जिस प्रकार विस्तृत नभ में जल से भरे हुए बादल जब एकत्र होते हैं और निरंतर अपना गर्जन करते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी उसके प्रिय की समस्त स्मृतियाँ आज जीवंत हो उठी हैं और उन स्मृतियों के जीवंत होने के कारण निरंतर उसके हृदय में एक विरह की, एक वेदना का गीत निरंतर बज रहा है और वह वेदना का गीत निरंतर उसी प्रकार गुंजायमान हो रहा है जिस प्रकार विस्तृत नभ में आकाश गरजता रहता है। उसी तरह से कवि के आकुल व्याकुल हृदय के अंतर्गत भी निरंतर विरह की रागिनी हाहाकार स्वर में गर्जना कर रही है। प्रसाद जी द्वारा विरचित उपरोक्त पंक्तियों में करुणा कलित हृदय शब्द यहाँ पे अभिप्राय पूर्वक आए हैं, अर्थात करुणा कलित हृदय, इन शब्द से जो कवि का अभिप्राय है वो ये है कि कवि के हृदय के अंदर दुख के अनेक भाव भरे हुए हैं और उन भावों के कारण जो कवि का हृदय है वो निरंतर दुख से, वेदना से विगलित हो रहा है, निरंतर उससे भर रहा है। दूसरी पंक्ति में जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शब्द आया है अब, ध्यान देने वाली बात है कि जो अब शब्द आया है यानी कि अब से अभिप्राय कि इससे पूर्व का जो कवि का जीवन था वो दुख से भरा हुआ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें कवि का प्रिय उसके साथ था, उसकी
उसके संग बिताए हुए मधुर पल उसके साथ में थे, जिस कारण वर्तमान से जो पहले का समय था अर्थात जो अतीत का समय था वो सुखमय था, लेकिन अब यानी कि अब इस समय यानी कि वर्तमान में अब वह प्रिय कवि के साथ में नहीं है। इसके साथ ही करुणा कलित में हम छेकानुप्रास का सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। कवि ने बहुत ही सरल, सहज और भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जो कवि की विरह वेदना को व्यक्त करने में सर्वथा समर्थ है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि कवि ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से एक श्रव्य बिंब, जब हम सुनते हैं तो हम लोग को स्वयं एक चित्र सा हमारे सामने खिंच जाता है, जो कि श्रव्य बिंब का एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसी के साथ ही इसमें करुण विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। श्रृंगार की दो अवस्थाएं हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, और उसमें भी वियोग श्रृंगार के अंतर्गत इसमें करुण वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृक जल का, या व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। अर्थात पहली पंक्ति को देखते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है। यहाँ पे पहले ही दो शब्दों में शीतल ज्वाला, कवि का विरोधाभास यहाँ पे नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? यहाँ पे शीतल से अभिप्राय ठंडी से है, शांति से है, और जबकि ज्वाला का अर्थ अग्नि से है। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि शीतल ज्वाला जलती है। कौन सी शीतल ज्वाला जल रही है? अर्थात कवि के हृदय में उसके प्रिय की स्मृतियाँ हैं, उसके प्रिय की यादें हैं, और वो यादें कैसी हैं? अत्यंत ही मधुर हैं, अत्यंत ही सुखदायी हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय की यादें कवि के हृदय में बसी हुई हैं, उस समय तो कवि का जो प्रीतम था वो कवि के पास था, जिस कारण वो यादें कैसी हैं? बहुत ही सुखमय हैं, बहुत ही शीतल हैं, कवि को कोमलता का एहसास कराती हैं, कवि को शांति का एहसास कराती हैं। तो शीतल से अभिप्राय कवि की उन मीठी यादों से हैं जो अतीत में उसके साथ में थी। और ज्वाला, ज्वाला क्यों? चूँकि कवि के जीवन में अब उसका प्रिय उसके साथ में नहीं है, जिस कारण कवि के हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है, वेदना का भाव है। तो उस विरह वेदना को कवि ने यहाँ पर ज्वाला कह के संबोधित किया है। तो दोनों विरोधाभास हमारे स्पष्ट हो जाते हैं यहाँ पे। शीतल का मतलब संक्षेप में कवि की प्रिय के संग में बिताई हुई मधुर स्मृतियाँ, और ज्वाला से अभिप्राय चूँकि अब कवि का प्रिय उसके साथ में नहीं है, तो इसका अभिप्राय यहाँ पे ज्वाला से अभिप्राय विरह वेदना अर्थात अग्नि से है। तो कवि क्या कह रहा है कि शीतल ज्वाला जलती है, कि निरंतर प्रिय की स्मृतियों के कारण, मधुर स्मृतियों के कारण अब उसके हृदय में निरंतर क्या हो रहा है? वेदना की शीतल ज्वाला निरंतर जलती रहती है। दूसरी पंक्ति, ईंधन होता दृग जल का, ईंधन होता दृग जल का। इन पंक्तियों में भी जब हम देखते हैं कि इसमें भी हमें एक विरोधाभास नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? ईंधन का मतलब जो कि अग्नि को प्रज्वलित करने वाला है, जो कि अग्नि को और भी अधिक जलाने वाला है। तो इसके साथ में कहते हैं कि दृग जल का, दृग मीन्स आँखें, जल मीन्स जो आँखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। अर्थात ईंधन होता दृग जल का अर्थात कवि की आँखों से जो निरंतर अश्रु वर्षा हो रही है, वो क्या कर रही है? वो अश्रु वर्षा कवि की विरह वेदना को और भी अधिक जलाने वाली है। आगे कवि क्या कह रहा है कि यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अर्थात कवि को ऐसा लगता है कि जैसे निरंतर उसके जीवन को संचालित करने के लिए, उसके जीवन को चलाने के लिए ये जो निरंतर सांसों का क्रम चल रहा है, जो कि जीवनदायी है, जो कि जीवन का आधार है, कवि को ऐसा लगता है कि ऐसे उसके जीवन के आधार उसकी सांसें क्या कर रही हैं? ये सारी की सारी सांसें बिल्कुल ही व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? करती हैं काम अनिल का। अनिल मतलब कि हवा। ये सांसें क्या कर रही हैं? ये सांसें हवा दे रही हैं। क्या कर रही हैं? उसकी विरह की अग्नि को और भी अधिक भड़काने के लिए, उसकी विरह की ज्वाला को और भी अधिक प्रज्वलित करने में ये सांसें क्या कर रही हैं? ज्वाला का कार्य, हवा का कार्य
कर रही हैं, जिस कारण कवि क्या कह रहा है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, या व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। अर्थात कवि के हृदय के अंदर उसके प्रिय की मधुर शीतल यादें क्या हैं, बसी हुई हैं, और निरंतर विरह वेदना की ज्वाला क्या कर रही है, उनको और भी अधिक प्रज्वलित कर रही है। और कवि की आंखों से जो निरंतर अश्रु वर्षा हो रही है, वो अश्रु वर्षा क्या कर रही है, वो उस विरह वेदना की अग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित करने का कार्य करती है। जल का काम होता है किसी भी चीज़ को शांत करना, जल का कार्य होता है किसी भी आग को बुझाना। लेकिन यहाँ पे हमने पहले भी स्पष्ट किया कि विरोधाभास के कारण यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि उसकी आंखों से जो निरंतर अश्रु जल वर्षा हो रही है, वो क्या कर रही है, वो उसकी उस विरह वेदना की आग को बुझा नहीं रही है, बल्कि उसको और भी अधिक प्रज्वलित कर रही है, एक ईंधन का काम कर रही है, जिस कारण कवि की जो विरह वेदना है वो और भी अधिक बढ़ती जा रही है। और जो कवि की सांसें जो जीवन का आधार है, वो भी क्या कर रही हैं, वो भी निरंतर चलती हुई कवि की उस विरह वेदना को और भी अधिक बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उपरोक्त पंक्तियों में रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के साथ में माधुर्य गुण का बहुत ही सुंदर समावेश है। इसी के साथ विरह जनित काव्य है तो वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें आया है। साथ ही जो भाषा है वो तत्सम प्रधान, प्रवाहमयी और भावों के अनुकूल है, जो सर्वथा कवि के हृदय में उठने वाली विरह वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही है। हम लोग अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि के हृदय में निरंतर उसके प्रिय की स्मृतियाँ बसी हुई हैं, वह मधुर स्मृतियाँ जो कि अब वेदना का रूप धारण करके निरंतर उसको आकुल व्याकुल कर रही हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके हृदय की वह स्मृतियाँ कैसी सघन और निरंतर गहन होती चली जा रही हैं, जिस कारण यहाँ पे घनीभूत से अभिप्राय बहुत ही सघन, निरंतर गहन होती हुई। तो कवि क्या कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी कवि के हृदय में, उसके प्रिय की जो भी स्मृतियाँ भरी हुई थी, और उन स्मृतियों के कारण उसके हृदय में जो उसकी निरंतर विरह वेदना बढ़ती चली जा रही थी, वो क्या हो रही है, वो सारी एक जगह पे एकत्रित होकर क्या निरंतर गहन होती चली जा रही है। मस्तक में स्मृति सी छाई, और वो सारी की सारी गहन वेदना, वो सारी की सारी स्मृति क्या हो रही है, निरंतर कवि के मन मस्तिष्क पर हावी होती चली जा रही है, निरंतर कवि के मस्तिष्क में सघन होती चली जा रही है। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दुर्दिन मीन्स बुरे दिन, अभाव भरे दिन। अभाव भरे दिन, किस प्रकार के अभाव भरे दिन? पहले कवि का प्रिय कवि के साथ में था तो उसको अपने प्रिय का अभाव नहीं था, लेकिन आज कवि का प्रिय उसके साथ में नहीं है, जिस कारण कवि का यह जो वर्तमान समय है वो कैसा है, दुर्दिन, बुरा समय है, पीड़ा से भरा हुआ समय, जिस कारण कवि अपने वर्तमान को दुर्दिन कह के यहाँ पे संबोधित कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि जो कवि के हृदय के अंदर जो गहन स्मृतियाँ थीं, जो मधुर स्मृतियाँ थीं, वो सब क्या, वो सब अब विरह वेदना के रूप में कवि के मस्तिष्क पर हावी होती जा रही हैं, निरंतर गहन होती जा रही हैं। और आज वो सारी की सारी मधुर स्मृतियाँ इन अभाव के दिनों में, इन बुरे दिनों में, जब कवि का प्रिय कवि के पास में नहीं है, ऐसे उन दिनों में क्या हो रहा है, वह निरंतर अश्रु वर्षा के रूप में अब निरंतर बरसती जा रही हैं। किस प्रकार बरसती जा रही हैं? हम देखते कि जिस प्रकार आकाश में धीमे 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 जल से भरे हुए बादल एकत्रित होते जाते हैं, और एकत्रित होते 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 वो धीमे धीमे शनै शनै एक सघन रूप धारण कर लेते हैं, और एक सघन रूप धारण करने के बाद वो क्या, निरंतर फिर बरसते रहते हैं। तो उसी प्रकार कवि के हृदय में क्या भरी है, उसके प्रिय की मधुर स्मृतियाँ भरी हुई हैं। वो मधुर स्मृतियाँ धीमे धीमे विरह वेदना के कारण कवि के मन मस्तिष्क पे हावी होती जा रही हैं। किस प्रकार, जिस तरह से आसमान में बादल एकत्र होकर निरंतर बरसते रहते हैं, उसी प्रकार कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वो सभी स्मृतियाँ कवि के मन मस्तिष्क पर इस तरह से हावी हो रही हैं कि विरह वेदना रूपी अश्रु वर्षा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से
आंसू काव्य के नामकरण की सार्थकता भी सिद्ध होती है, क्योंकि प्रेम में असफल होने पर कवि का जो कोमल हृदय है वो वेदना, वो दुख, वो पीड़ा अपने आंसू के रूप में प्रकट करता है, जिस कारण कवि ने अपनी इस काव्य कृति का नाम आंसू रखा है। इसी के साथ कवि ने अपनी इन पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट किया है कि वेदना की अधिकता के कारण ही किसी भी श्रेष्ठ काव्य का सृजन होता है, फिर चाहे वो कालिदास का मेघदूत हो या फिर गेटे का सरोज ऑफ बर्थ। इस संदर्भ में पंत जी ने भी लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा, रूपक और श्लेष अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसके साथ श्रृंगार का वियोग पक्ष साथ में है। संगीतात्मकता, लयात्मकता हम लोग इसमें स्पष्ट देख रहे हैं। इसके साथ ही जो भाषा है बहुत ही सरल, सहज और भावों को प्रकट करने में सर्वथा समर्थ है। काव्य की अगली पंक्तियां हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मीन्स अर्थात चंद्रमा, मुख मीन्स चेहरा अर्थात शशि मुख, चंद्रमा के जैसे मुख वाला। रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कि शशि मुख पर घूंघट डाले, कि कवि का वह प्रिय कैसा है? चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाला है, चंद्रमा के समान शीतल है, चंद्रमा के समान अतीव सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है। तो कवि अपनी प्रेमिका की तुलना शशि अर्थात चंद्रमा की सुंदरता से करता हुए कहता है कि क्या, कि कवि का ऐसा चंद्रमा के समान सुंदर प्रिय क्या कर रहा है? अपने मुख के ऊपर घूंघट को डालकर अंचल अर्थात अपने आंचल में दीप छिपाए हुए, अपने आंचल में आशा के, उमंग के, तरंग के, खुशी के दीपक को छिपाए हुए क्या कर रहा है? कवि के जीवन की गोधूली बेला में, गोधूली बेला संध्या बेला, वह कब कवि के जीवन में आ रहा है? जब कवि का जीवन निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। ऐसे कवि के निराशा और अवसाद भरे जीवन में कवि का वह प्रिय आशा, उम्मीद और सुख के दीपक को अपने आंचल में छिपाकर उदित होता है। और प्रिय का कवि के जीवन में आना किसी आश्चर्य से कम नहीं होता है, जिस कारण कवि यहाँ पे अपने जीवन में अपने प्रिय के आगमन को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि मेरा वह प्रिय कैसा था? शशि के समान सुंदर मुख वाला था, जो अपने मुख के ऊपर घूंघट को डालकर अपने आंचल में आशाओं के दीपकों को जलाकर कवि के निराश में जीवन में उस समय आता है जब कवि का जीवन वेदना से या फिर दुख से भरा हुआ था। और ऐसे में उसके प्रिय का कवि के जीवन में आना किसी भी आश्चर्य से कम नहीं था, या एक सुखद संयोग था जिस समय कवि का वह प्रिय कवि के जीवन में आता है। यहाँ पर गोधूली शब्द रात और दिन के मिलन की बेला का द्योतक है। इसी के साथ संध्या का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग है, और जो भाषा है वह बहुत ही सरल, सहज एवं भावों को अभिव्यक्त करने में सहायक है। आज हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू काव्य के कुछ छंदों की व्याख्या को देखा, जिनमें हम लोगों ने उनके प्रारंभिक छंदों की व्याख्या को देखा। उन छंदों की व्याख्या के साथ ही उनमें छिपे भावों को देखा और समझा। इसके साथ ही उसके काव्य वैशिष्ट्य को भी समझने का प्रयास किया। आगे की व्याख्या के लिए हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।